नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है पार्लियामेंट, और बहुत ही डिटेल में उसको हमने पढ़ा है। और लगभग इसके 20 लेक्चर मैंने कवर किए हैं पार्लियामेंट के। बहुत ज़्यादा डिटेल में है, उसको आप पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी वहाँ से हो जाएगी, पूरे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग आज वाले लेक्चर में पढ़ेंगे जुडिशरी, न्यायपालिका। ठीक है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे जुडिशरी। तो न्यायपालिका, जैसा कि हम लोग जिस तरीके से पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में, बिल्कुल ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे, चीज़ें बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा बेसिक हम यहाँ पर उठाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी देश की व्यवस्था चलाने के लिए 3 पिलर होते हैं, है ना। 3 पिलर कौन कौन से? 3 पिलर की अगर हम लोग बात करें तो 3 पिलर में एक होता है विधायिका, जिसको हम लोग लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका। ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई भी किसी भी टाइप की व्यवस्था हो, राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? देखो, समझो कैसे ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लो किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए कानून की ज़रूरत होती है ना, लॉ। बिना लॉ के आप देश नहीं चला सकते, तो लॉ तो बनाना पड़ेगा। तो लॉ बनाने का काम कौन करेगा? विधायिका, ठीक है। तो ये बनाएगी कानून, कानून का निर्माण ये करेगी, ठीक है। अब कानून कैसा होना चाहिए? कानून भी ऐसा हो जिसमें जनता की भलाई हो, ठीक है, देश में व्यवस्था मेंटेन रहे। तो वो कानून कितना उचित है, इसकी जांच करने के लिए भी तो कोई बॉडी होनी चाहिए ना। तो ये कानून की क्या करता है? जांच करता है। तो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून की संवैधानिकता की जांच करता है न्यायपालिका। तो कानून के संवैधानिकता की जांच करता है, संवैधानिकता की जांच। कहने मतलब यह है कि कानून संविधान के प्रावधानों के तहत ठीक है तो फिर ठीक है। अगर संविधान का उल्लंघन किया है तो फिर न्यायपालिका उस कानून को क्या कर देगी? प्रभावहीन कर देगी, यानी वो कानून कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। और जब इसने कानून को चेक कर लिया, उसकी संवैधानिकता को चेक कर लिया और वो उचित है, तो फिर उस कानून को उचित तरीके से लागू किया जाए। तो कानून को लागू कराने का काम कौन करती है? कार्यपालिका। तो ये एग्जीक्यूट कराती है, यानी कानून को लागू कराना, ये इसका काम है, ठीक। तो इन तीनों बॉडी का अपना अपना काम है, और अगर ये तीनों बॉडी अपना ईमानदारी से काम करती हैं तो देश की व्यवस्था बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से चलती रहेगी, ठीक है। इतनी तो बात आप समझ गए होंगे। तो आप फिर से समझो, चाहे राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो, मीन्स मोनार्की हो या डेमोक्रेसी हो, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि मोनार्की सिस्टम में ये तीनों पावर, विधायिका की, कार्यपालिका की और न्यायपालिका की, एक ही व्यक्ति के पास होती है, जिसको हम डिक्टेटर यानी किंग अर्थात राजा कहते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, ये तीनों बॉडी अलग अलग होती है। मतलब ये तीनों शक्तियाँ अलग अलग बॉडी में अंतर्निहित होती हैं, बस अंतर इतना है, ठीक है, लेकिन होती ज़रूर हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम विधायिका कवर कर चुके हैं। जैसे भारत में जो विधायिका है उसको हम संसद कहते हैं, है ना, केंद्र की विधायिका, तो इसको क्या कहते हैं? संसद। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका यानी गवर्नमेंट, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद वगैरह, प्रधानमंत्री सब पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है न्यायपालिका। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि न्यायपालिका का नेचर कैसा है, कैसी है न्यायपालिका भारत की। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें भारत की व्यवस्था को देखना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो भारत में कैसी प्रणाली है? भारत में संघात्मक प्रणाली है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत में संघात्मक प्रणाली,
संघात्मक प्रणाली, ठीक है। और ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ये संघात्मक प्रणाली कहाँ से अडॉप्ट की है? कनाडा से, यानी कनाडियन टाइप ऑफ यूनियन सिस्टम ये इंडिया में फॉलो किया गया है। और इस संघात्मक प्रणाली की विशेषता क्या होती है ये भी आपको पता हो। तो संघात्मक प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है, चाहे वो कार्यपालिका स्तर की हो, चाहे वो विधायिका स्तर की हो, चाहे वो न्यायपालिका स्तर की हो। ये तो इसकी विशेषता होती है, शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक। संघात्मक प्रणाली में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन कैसे होगा ये भी बात आपको समझनी है। तो जैसे अगर हम लोग विधायिका की बात करें तो यहाँ पर विधायिका भी दो स्तर पर होगी, ठीक है। एक होगा केंद्र की विधायिका जिसको हम कहते हैं संघीय विधायिका, ठीक है। क्या बोलेंगे? संघीय विधायिका, संघीय विधायिका जिसको हम क्या कहते हैं? संसद। और एक होगी राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका। तो देखो ये बंटवारा हो गया। तो जब सेम बॉडी कम से कम दो स्तर पर हो तो कहेंगे विभाजन हो गया, और उसी को कहेंगे संघात्मक प्रणाली। तो जैसे विधायिका अगर भारत में देखें तो संघ की विधायिका जिसको हम संसद कहते हैं, और राज्य की विधायिका जिसको हम विधानसभा विधान परिषद कहते हैं। तो ये देखिए दो स्तर पर हो गई। अगर दो स्तर पर है तो दोनों की अपनी अपनी पावर होगी। तो संघीय विधायिका संघ के विषयों पर कानून बनाएगी, और राज्य की विधायिका राज्य की विषयों पर कानून बनाएगी। तो बंटवारा है। तो भारत की विधायिका कैसी है? संघात्मक। तो भारत की विधायिका की प्रकृति कैसी है? संघात्मक है। तो ये जहाँ बंटवारा होगा दो स्तर पर दिखेंगे तो उसे कहेंगे संघात्मक प्रकृति, ठीक है। बहुत ध्यान से आप यहाँ पर समझिएगा, ये संघात्मक प्रकृति है। इसी प्रकार अगर कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका भी भारत में दो स्तर पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कार्यपालिका अगर हम मोटे तौर पर देखें तो गवर्नमेंट है ना, सरकार। तो आप देखोगे कार्यपालिका एक तो केंद्र के स्तर की कार्यपालिका है, यानी संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, ठीक है। और दूसरा देखेंगे तो राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका में जैसे आते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका में आते हैं सीएम, है ना। हालांकि राष्ट्रपति भी आते हैं संघ की कार्यपालिका में, और राज्य की कार्यपालिका में गवर्नर भी आते हैं। चूँकि संसदीय शासन प्रणाली फॉलो की गई है तो दो दिखेंगे आपको, ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और यहाँ दिखेंगे सीएम और गवर्नर। दो कार्यपालिका हेड दिखेंगे आपको, है ना। एक में एक जो होगा वो नॉमिनल हेड होगा जैसे राष्ट्रपति, और रियल हेड पीएम। ऐसे ही राज्यों में नॉमिनल हेड कार्यपालिका का कौन? राज्यपाल, और रियल में हेड कौन? मुख्यमंत्री, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कार्यपालिका दो स्तर पर है। तो इसका भी नेचर कैसा हो गया? ये भी संघात्मक प्रकृति हो गई। कैसी हो गई? संघात्मक प्रकृति, संघात्मक प्रकृति हो गई, ठीक है। लेकिन जब हम लोग न्यायपालिका को देखेंगे भारत में तो ये जो न्यायपालिका है ये आपको दो स्तर पर नहीं दिखेगी, ठीक है। तो भारत में आपको न्यायपालिका दो लेवल पर नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं है कि केंद्र की न्यायपालिका अलग है, संघ की न्यायपालिका अलग है और राज्य की न्यायपालिका अलग है, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि संघात्मक प्रकृति आपको विधायिका के स्तर पर देखने को मिलेगी भारत में, कार्यपालिका के स्तर पर देखने को मिलेगी, लेकिन न्यायपालिका के स्तर पर संघात्मक प्रकृति नहीं दिखेगी। तो फिर यहाँ पर कैसा होगा? यहाँ पर होगा एकीकृत न्यायपालिका। इसकी प्रकृति कैसी होगी इंडिया में? एकीकृत, एकीकृत न्यायपालिका। क्लियर? क्योंकि यहां पर आपको राज्य स्तर पर और संघ के स्तर पर ऐसे कोई न्यायालय आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो इसको इंग्लिश कहते हैं इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इसको भी अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर हम लोग अमेरिका से तुलना करें, अमेरिका से भारत की तुलना करें तो अमेरिका में आपको न्यायपालिका संघात्मक प्रकार की दिखेगी, लेकिन भारत में एकात्मक प्रकार की है। ऐसा देखो, समझाते हैं आपको।
तो ये जो एकात्मक और संघात्मक न्यायपालिका का अंतर आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पढ़ जाते हैं बुक और हमें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। देखो, जैसे अगर हम लोग अमेरिका की बात करें, USA, ठीक है, तो वहाँ पर अमेरिका का अदालत अलग होता है ना, देश की न्यायपालिका, देश की न्यायपालिका, यानी वहाँ का जुडिशरी यानी न्यायालय अलग होता है, और राज्यों का अपना अलग अलग न्यायालय होता है। राज्यों की न्यायपालिका अपनी अलग होती है वहाँ। तो यहाँ का न्यायालय और यहाँ इनका अपना अपना न्यायालय होता है। तो न्यायालय का बंटवारा हो गया ना, और जहाँ बंटवारा होगा वो संघात्मक प्रकृति का होता है। तो जैसे वहाँ पर जो राज्य हैं और जो USA, वहाँ देश और राज्यों को बराबर बराबर पावर है। अगर देश अपना न्यायालय रखता है तो राज्य भी अपना न्यायालय रखेंगे, ठीक है। दूसरा उदाहरण, अगर देश वहाँ पर नागरिकता बांटता है अमेरिका में, तो वहाँ के राज्य भी नागरिकता बांटते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ केंद्र बराबर राज्य होते हैं, मतलब वहाँ पर केंद्र और राज्यों को बराबर पावर है, ठीक है। यानी जो केंद्र में होगा उसकी कॉपी राज्य में होगी, ठीक है। तो भारत में अगर हम देखें तो भारत में सिंगल नागरिकता है। हमारा देश तो नागरिकता बांटता है, लेकिन राज्य नागरिकता नहीं बांटते। तो भारत में सिंगल नागरिकता है। तो वैसे हमने अपनाई तो संघात्मक प्रणाली है। भारत में संघात्मक प्रणाली अपनाई गई है ना। वो बात अलग है कि हमने अमेरिका से ना लेकर कनाडा वाली फॉलो की है, लेकिन है तो संघात्मक प्रणाली का मतलब ही होता है बंटवारा, ठीक है। तो भारत में संघात्मक प्रणाली है, लेकिन अगर हम नागरिकता की बात करें तो भारत नागरिकता देगा, लेकिन राज्य नागरिकता नहीं देंगे, यानी नागरिकता देने संबंधी शक्तियों का विभाजन नहीं है। इसी प्रकार हम देखेंगे भारत में न्यायपालिका देश की न्यायपालिका है, लेकिन राज्यों का अपना कोई न्यायालय नहीं होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हाई कोर्ट तो राज्य में होते हैं। नहीं, राज्य में होते हैं, बात सही है, लेकिन वो राज्य का नहीं है। ये भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर क्या होता है अमेरिका में, जैसे कोई मामला राज्य का है तो वो राज्य के न्यायालय में जाएगा और ये उसका निर्णय सुना देगा। ध्यान समझना, ये निर्णय इसने सुना दिया, ठीक है, तो ये निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। अगर कोई ये चाहे अमेरिका में कि अब हम राज्य के न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध हम देश के न्यायालय में चले जाएं, तो यहाँ पर आप अपील नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये न्यायालय और ये न्यायालय दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। भारत में क्या है, अब भारत को समझो जरा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर। अब भारत के सिस्टम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे भारत में जो न्यायपालिका है वो इंटीग्रेटेड है, लेकिन काम करने के लिए इनको एक हायरार्की में रख दिया गया है। जैसे सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, उसके नीचे हाई कोर्ट होते हैं, उसके नीचे जिला न्यायालय होते हैं, जिला और सेशन, सत्र न्यायालय जिसको कहते हैं, सत्र न्यायालय, ठीक है। और इसके नीचे आएंगे तो मुंसिफ की अदालत होती है, मुंसिफ अदालत, है ना। और इसके नीचे आएंगे तो ग्रामीण न्यायालय होगा, ग्रामीण अदालत। तो ये है, एक हायरार्की है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रामीण अदालत का मतलब है कि इसने जो निर्णय दे दिया वही फाइनल होगा, नहीं। अब आप ध्यान से समझना, अगर ग्रामीण अदालत ने कोई निर्णय सुनाया और हम उससे संतुष्ट नहीं हैं तो उसकी अपील हम यहाँ करेंगे। अब इसने कोई निर्णय सुनाया, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं तो उसके दिए गए निर्णय के खिलाफ हम यहाँ चले जाएंगे। अब इसने कोई निर्णय दिया, उससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं तो इस केस को हम लेके यहाँ चले जाएंगे। और हाई कोर्ट ने अगर कोई निर्णय सुनाया और हम संतुष्ट नहीं हैं तो उसके निर्णय के खिलाफ हम यहाँ चले जाएंगे। तो ये सीढ़ियाँ हैं, चढ़ते चले जाएंगे और लास्ट में हम
केस को कहाँ ले जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम तो सुप्रीम है, क्यों? क्योंकि इसके द्वारा दिया गया निर्णय फिर अंतिम होगा। ठीक है। अब आप अमेरिका में क्या पढ़े? अमेरिका में राज्य का न्यायालय बिल्कुल अलग है और देश का न्यायालय बिल्कुल अलग है। अगर राज्य के न्यायालय ने कोई निर्णय सुनाया तो उसकी अपील हम देश के न्यायालय में नहीं कर सकते, तो इसको कहेंगे ये दोनों अलग अलग हैं, इनके न्यायालय अपने अपने बटे हैं। यहाँ पर न्यायिक जो है मामला वो बंटवारा है। ठीक है। अब ध्यान से समझना, जो राज्य के विषय होंगे उस पर यहाँ का जो राज्य का न्यायालय होगा वो निर्णय दे देगा और वही फाइनल होगा। केंद्र के विषय पर निर्णय केंद्र देगा, केंद्र की जो न्यायालय है वो देगा, उसका अपना मामला है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं बटा है, कोई भी केस यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये अलग अलग होते तो फिर हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय मान्य हो जाता, फाइनली हो जाता। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो ये हाई कोर्ट राज्य में जरूर है, बट ये राज्य का न्यायालय थोड़ी ना है, ये सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं। तो यहाँ पर कोई न्यायिक शक्तियों में बंटवारा नहीं है, बस इतना जरूर है काम बांट दिया गया है ना, कि हाई कोर्ट से कह दिया गया कि आप ये मामले देखोगे। ठीक है, और अगर आपने निर्णय दिया उस मामले में और संतुष्ट नहीं है आपके निर्णय से, तो आपके निर्णय के खिलाफ अपील यहाँ हो जाएगी। ठीक है, इनका अपना अधिकार दे दिया कि ये मामले आप देख लेना। ठीक है, लेकिन फिर फाइनल डिसीजन किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का। तो इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। तो भारत में सब कुछ आपको संघात्मक दिखेगा, विधायिका भी संघात्मक दिखेगी, कार्यपालिका भी संघात्मक दिखेगी, लेकिन न्यायपालिका कैसे दिखेगी? ये एकीकृत होगी। तो भारत की न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत। ठीक है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एकीकृत न्यायपालिका क्या होती है। ठीक है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका अपनाया गया, जबकि अमेरिका में संघात्मक न्यायपालिका अपनाई गई। ठीक है, इसके कारण क्या है? इस तरह के मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि न्यायपालिका इंटीग्रेटेड है भारत की। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा था और समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और आ भी जाना चाहिए। कोई ऐसा यहाँ पर इतना टफ मामला नहीं था, ठीक है, कि जिससे कि आप समझ ना पाए। तो ये तो हमने समझा भारत की न्यायपालिका की प्रकृति कैसी है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत में जो न्यायपालिका है इसका उद्भव कैसे हुआ और आज की न्यायपालिका अस्तित्व में कैसे आई, आज का सुप्रीम कोर्ट कैसे अस्तित्व में आया। ठीक है, तो देखिए, जब कोई एक सभ्य समाज होता है तो उसमें व्यवस्था को चलाने के लिए न्याय भी करना पड़ता है। अगर कोई अपराध करता है तो उसे दंड देना होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में, मौर्य काल में, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दो प्रकार की न्याय व्यवस्था की बात की। एक दीवानी अदालत और एक फौजदारी अदालत, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। तो यहाँ से स्पष्ट रूप से आपको न्यायालय देखने को मिलने लगेंगे। खैर, वो तो है प्राचीन काल की बात। हम बात करेंगे आधुनिक काल की और वर्तमान काल की। ठीक है, तो आधुनिक काल में अगर लोग न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो हमें जाना पड़ेगा आज़ादी के पहले। ठीक है, तो आज़ादी के पहले हमें देखना होगा कि अंग्रेज़ों ने स्पष्ट तौर पर ये कोई न्यायालय कब बनाया। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। ठीक है, तो हम भारत में जो न्यायिक प्रणाली है, जो न्यायालय है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ी सी समझेंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ा सा इसमें हम लोग जानेंगे, थोड़ा फैक्चुअल होगा। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के स्थापना की बात कही गई थी। तो इसमें क्या प्रोविज़न किया गया था? एक प्रोविज़न था सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाएगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई इसमें। और वो सुप्रीम कोर्ट 17 इसी
रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजन के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कहाँ पर? कलकत्ता में। स्थान क्या था ये? कलकत्ता, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 की बात है। और इसका जो प्रथम न्यायाधीश था, प्रथम न्यायाधीश वो था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे। ये हिस्ट्री में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये यहाँ से शुरू होता है भारत में एक न्यायपालिका अंग्रेजों ने दी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रूप में। इसके बाद 1935 का अधिनियम आया, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो 1935 इसको बोलते हैं GOI एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक फेडरल कोड की स्थापना की बात कही गई। फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान इसमें प्रोविजन किया गया, ठीक है। और 1 अक्टूबर 1937 को एक फेडरल कोर्ट स्थापित किया गया भारत में, ठीक है। तो इसी के प्रावधानों के तहत, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट की स्थापना कर दी गई। तो ये फेडरल कोर्ट स्थापित हो गया। और इसके पहले जो चीफ जस्टिस थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो थे मॉरिस ग्वायर, ठीक है। मॉरिस ग्वायर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अब एक चीज याद रखना है कि ये जो फेडरल कोर्ट थी 1935 वाली, 1935 के अधिनियम वाली जो फेडरल कोर्ट थी, जो 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित होती है। कब स्थापित होती है? 1 अक्टूबर 1937 को ये बनती है, ठीक है। तो ये जो फेडरल कोर्ट था, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था, ये उच्चतम न्यायालय नहीं था। ध्यान से समझना, ये उच्चतम न्यायालय नहीं था, अब हम कैसे समझेंगे कि उच्चतम न्यायालय नहीं था? तो उच्चतम न्यायालय क्या होता है ये जानना आपको जरूरी है। तो उच्चतम न्यायालय वो न्यायालय होता है, ध्यान समझना, उच्चतम न्यायालय वो न्यायालय होता है जिसके निर्णय के विरुद्ध कहीं और अपील ना होती हो, उसे कहते हैं उच्चतम न्यायालय। फिर से समझना, जैसे कोई न्यायालय है, उसने निर्णय दिया और वो निर्णय फाइनल हो जाए, ठीक है, फिर उस निर्णय के खिलाफ कहीं और हम ना जाएं, तो इसका मतलब कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय की अपील कहीं और ना होती हो, सुनवाई कहीं और ना होती हो, तो फिर हम उसे क्या बोल देंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था, इसका मतलब इसके द्वारा दिए गए निर्णय की अपील कहीं और होती होगी। तो जैसे ये फेडरल कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, ठीक है, इसके द्वारा जो निर्णय दिया गया, ये इसके निर्णय के विरुद्ध हम प्रिवी काउंसिल में जा सकते थे, प्रिवी काउंसिल। और ये प्रिवी काउंसिल कहाँ थी? लंदन में। इसका मतलब है कि जो दिल्ली में फेडरल कोर्ट था, अगर इसने कोई डिसीजन दिया तो उसके डिसीजन के विरुद्ध हम जा सकते हैं कहाँ? लंदन में प्रिवी काउंसिल में। तो इसकी मतलब इसके निर्णय के खिलाफ अपील हो सकती है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था। तो ये आपसे कथन कारण में क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
आप इसे ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया, ठीक है, ओके। चल, तो अब हम लोग बात करते हैं और भी। तो ये तो हो गया आज़ादी के पहले की बातें, ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। बट आज का जो सुप्रीम कोर्ट है ये कैसे आता है, ये कब आता है, बात हमारे दिमाग में ये आ रही होगी। आज का जो सुप्रीम कोर्ट है, तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट है इसका उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में है, ठीक है। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ ये तो हम सब जानते हैं। संविधान लागू हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्सिएबल कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, लागू हुआ। और मैंने आपको बताया कि आज जो हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, जो आज का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका उल्लेख संविधान में है। इसका मतलब संविधान बनने और लागू होने के बाद आज का सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया होगा। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ है प्रेजेंट टाइम वाला, ये संविधान लागू होने के 2 दिन बाद स्थापित हुआ था। तो 2 दिन बाद मतलब +2, तो कब स्थापित हुआ होगा, 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आता है। तो वर्तमान जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका एग्जिस्टेंस कब से हुआ, 28 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आता है। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। अगर आप ये डेट भूल जाओ 28 जनवरी, तो आप याद रखो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया। तो आपको ध्यान रखना है संविधान लागू होने के ठीक 2 दिन बाद, मतलब संविधान लागू हुआ ये सबको पता है, तो 26 जनवरी, उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी याद हो गया। तो अगर आप कोई डेट लर्न करना चाहते हैं तो उसके आसपास की पहले फेमस डेट पता कर लो, फिर उस फेमस डेट से कितने आगे कितने पीछे की बात है, अगर ये इस तरीके से आप कनेक्ट करके पढ़ लोगे तो आपको ये याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, क्लियर। अब आप देखो जो हमारा वर्तमान सुप्रीम कोर्ट था इसके पहले जज कौन, मतलब चीफ जस्टिस कौन थे, तो प्रथम चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो थे हरिलाल जे कानिया, ठीक है, क्या नाम था उनका, हरिलाल जे कानिया। ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है। बहुत सारी किताबों में आप इनका नाम हीरा लाल पढ़ते होंगे, वैसे इनका नाम हरिलाल था, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अभी जो हरिलाल जे कानिया, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट बना 28 जनवरी 1950 को, इसके पहले चीफ जस्टिस थे, लेकिन ये इसके पहले कहाँ थे, तो ये इसके पहले हरिलाल जे कानिया फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी बात आपको लिखनी है, ठीक है, ये फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश, अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो फेडरल कोर्ट के पहले न्यायाधीश मॉरिस गैर, फेडरल कोर्ट के अंतिम न्यायाधीश लाल जे कानिया, और जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट उसके पहले चीफ जस्टिस हरिलाल जे कानिया, ठीक है। हरिलाल जे कानिया के बारे में एक बात आपको और जाननी है, ये भारत के ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के जिनकी पद पर रहते हुए डेथ हो गई थी। ये भी आपको कभी कभी पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन हमारे फैक्चुअल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो वहाँ पर ये काम आपका आ सकता है। दूसरे ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिनका पद पर रहते हुए देहांत हो गया था, सब्यसाची मुखर्जी। कौन थे, सब्यसाची मुखर्जी, नाम नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड
और वर्तमान सुप्रीम कोर्ट कैसे आया, ठीक है, कब आया अस्तित्व में, ये बातें हमने यहाँ पर जान ली। ठीक है, अब हम इसके आगे और बढ़ते हैं, क्लास को आगे और बढ़ाते हैं। इसमें और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जानने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखें कि भारत के संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का जिक्र किया गया है। तो भारतीय संविधान का भाग 5, ठीक है, भाग 5 और आर्टिकल 124 से 147 है ना। आर्टिकल कौन से होंगे इसके लिए, 124 से लेकर 147 तक न्यायपालिका का जिक्र किया गया है। तो संविधान में इसकी स्थिति क्या बनती है, तो भाग 4 आर्टिकल 124 से 147। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। और जो भारत में न्यायपालिका है उसकी प्रकृति कैसी है, तो वो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, तो इसका एक पिरामिड बनता है, वो पिरामिड आप समझ लो जरा, है ना। जब हम ग्रामीण स्तर पर न्याय व्यवस्था की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे ग्राम न्यायालय। नीचे सबसे कौन होगा, ग्राम न्यायालय। ठीक है, फिर इसके ऊपर जाएंगे थोड़ा तो वो होगा मुंसिफ अदालत, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा जिला न्यायालय, जिला या सत्र न्यायालय कहते हैं। और ऊपर जाएंगे तो आपको हाई कोर्ट दिखेंगे, उच्च न्यायालय। और सबसे ऊपर जाएंगे तो केवल एक ही आपको दिखेगा जिसे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उच्चतम, सुप्रीम, ये टॉप पर है, ये टॉप पर है। ठीक है, तो जैसे हम नीचे रहेंगे तो इनकी संख्या ज़्यादा होगी, फिर ये देखिए कम होती जाएगी, जिला न्यायालय और कम हो जाएंगे, ये हर एक जिला में होंगे ये। और देखिए ये राज्य में होगा उच्च न्यायालय, बट ये राज्य का नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय राज्य में होगा लेकिन राज्य का नहीं होगा। ठीक है, ये सब भारत की न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है, और जब इसके ऊपर जाएंगे तो केवल एक ही होगा, तो संख्या घटती जाएगी। तो ये एक पिरामिड है, इसके आधार पर ग्राम न्यायालय और शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और इनके द्वारा दिए गए जो डिसीजन हैं उनकी अपील ऊपर के अदालतों में हो सकती है। ठीक है, तो ये अपील यहाँ पर हो सकती है। तो अपील होते होते कोई केस कहाँ जाएगा, टॉप पर जाएगा। और क्या वहाँ से कहीं और अपील होके जाएगा, नहीं, इसीलिए वो सुप्रीम है। यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो भारत का अंतिम अपीली अदालत होता है, यानी हम अपनी अपील लास्ट में वहीं कर सकते हैं और कहीं नहीं। ठीक है, अगर यहाँ से उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील अगर यहाँ नहीं हो रही होती तो इसका मतलब है कि ये राज्य का न्यायालय हो जाता और व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था कैसी हो जाती, संघात्मक हो जाती। लेकिन भारत में संघात्मक नहीं है, एकात्मक है, एकीकृत है। ठीक है, चलिए, तो न्यायिक शक्तियां यहाँ पर नहीं बटी। ओके, न्यायिक क्षेत्राधिकार तो बटे। ठीक है, कि हाई कोर्ट कौन कौन से मामले देख सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस किस स्तर के मामलों को देख सकता है। अगर उससे कोई सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उसकी अपील फिर ऊपर की अदालतों में की जाएगी। तो ये यहाँ पर हमने सीखा पूरा हायरार्की। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की यानी जो न्यायिक व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है, कौन कौन से आर्टिकल्स इससे रिलेटेड हैं, ये बातें यहाँ पर हम लोगों ने जानी। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा जो भाग 5 है, इसमें न्यायालय के गठन, ठीक है, न्यायालय की स्वतंत्रता, है ना, न्यायालय के न्याय क्षेत्र, उसकी शक्तियाँ, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये सभी का वर्णन है भाग 5 में। ठीक है, क्लियर बात? ओके, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसमें इसका जो गठन है, इसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह सब पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा जो
टॉपिक है वो स्पेशली सुप्रीम कोर्ट पर होगा। चलिए आगे चलते। तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 124 में है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 124 की बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो 124 में क्या लिखा है, इसमें कहा गया कि एक सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है, ठीक है। तो एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, ऐसा लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल 124 में। क्या लिखा हुआ है, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, जिसमें एक सीजे यानी चीफ जस्टिस और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ये इसकी संरचना होगी ना हमारे सुप्रीम कोर्ट की। तो टोटल यहां पर कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो 8 न्यायाधीश, ये शुरुआत में ये बात यहां पर लिखी है। आज हमारे संविधान के आर्टिकल 124 में लिखा यही है, लेकिन इनकी संख्या हम बढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आज की डेट में इनकी संख्या बढ़कर 31 हो गई है। पहले 26 हुई और आज 31 हो गई है, ठीक है। तो पहले इसमें 1 मतलब ये थी, फिर 1 + 25 हुई, ठीक है, और आज 1 + 30 है, ये वर्तमान है। तो वर्तमान स्थिति वर्तमान में ये है, यानी टोटल कितने हैं इस समय, 31। इसमें एक चीफ जस्टिस होगा और 30 अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। तो ये संख्या बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर मामला ये उठता है कि ये कब से कब तक रही, 26, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा अगर ध्यान रह जाए तो आप ध्यान कर लीजिए। तो 26 कब तक थी, 1986 से 2009 तक। ये कब से कब तक रही, 1986 से 2009 तक, ठीक है। फिर ये बदल दी गई, अब 31 हो गई। तो ये संख्या बदलता कौन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम में पूछा गया, ठीक है। पीटी में, ये यूपीएससी के पीटी में आया है क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखें। देखिए, पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चन जरूर देख लें, है ना। PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आजकल मार्केट में बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आप रख लीजिए अपने सामने। तो कोई भी टॉपिक, जैसे आप जुडिशरी शुरू करने जा रहे हैं तो एक बार PYQ जरूर देख लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम के भी और मेंस के भी। तो जब आप क्वेश्चन देखोगे प्री और मेंस के और इसके बाद पढ़ोगे, तो जानते हो जब आप कोई किताब पढ़ोगे या कोई लेक्चर अटेंड करोगे तो उसमें आप देखोगे, उसमें आप देखने का प्रयास करोगे कि कौन सा क्वेश्चन किस जगह हमें मिल पाएगा, ये आप देखने का प्रयास करोगे, है ना। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से समझना, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है, ये क्वेश्चन आया है। तो जब आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि इसका जवाब मुझे खोजना है जब कोई किताब पढ़ेंगे या कोई लेक्चर देखेंगे। तो आप भटकोगे नहीं, टू द पॉइंट चलोगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और किताब में हमें क्या पढ़ना है। भाई जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है उसमें, कैसे इंपॉर्टेंट आप टिक करोगे। तो इंपॉर्टेंट इसी आधार पर तो टिक करोगे कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करता है। अब उसमें ऑप्शन दे देगा संसद, ऑप्शन दे देगा राष्ट्रपति, है ना, ऑप्शन और भी ऐसे करके दे देगा। तो ज़्यादातर हमें लगेगा कि शायद उसका राष्ट्रपति आंसर होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जजेज को नियुक्त करता है, ऐसा हम सोच लेंगे। लेकिन जो हम सोचेंगे वो बहुत बार सही नहीं होता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कानून बनाकर की जाती है, इसके अलावा संभव नहीं है, ठीक है। तो
यानी ये जो संख्या बढ़ाई गई है इसके लिए कानून बनाना पड़ा होगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कानून बनाकर की जाती है, कानून बनाकर की जाती है। बिना कानून के संख्या में वृद्धि नहीं होगी। अब ये, और अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि कानून बनाता कौन है ना, कानून बनाता कौन है। तो इसी लेक्चर में हमने शुरू में ही बताया था कानून कौन बनाता है, विधायिका, ठीक है। तो कानून बनाना किसका काम है, विधायिका का। और विधायिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, विधायिका संसद होती है। इसका मतलब है संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। तो उस क्वेश्चन का जवाब मिल गया ना कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करता है, वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो विधायिका के पास है। विधायिका मीन्स संसद। तब इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आप कभी नहीं बोलोगे। क्लियर ना, वेरी गुड, ओके। तो ये क्लियर हो गया। तो अब आप ये बताओ कि संसद ने इसमें कानून बनाया होगा, तो आज जो 31 इनकी संख्या है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की, इसके लिए संसद ने कोई क्या किया होगा, कानून बनाया होगा। तो जो कानून बना था उसका नाम था, चूंकि उच्चतम न्यायालय में संख्या बढ़ानी है तो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संशोधन अधिनियम 2008, ठीक है। तो किसके द्वारा, तो संसद ने एक अधिनियम बनाया, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन अधिनियम, अधिनियम मतलब कानून, एक्ट 2008। ये कानून बनाया संसद ने, और ये कानून बनाकर इन्होंने संख्या को बदल दिया, ठीक है, पार्लियामेंट ने। तो आज सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई, 1+30। 1+30 का मतलब आप जान ही रहे हो, एक चीफ जस्टिस और 30 अन्य न्यायाधीश। बताओ बच्चों, ये सारा क्लियर जितना अभी तक पढ़ाया। जो लोग हमको लाइव देख रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पर, वो लोग जरा बताएं। गुड, आगे सभी को वेरी गुड। तो जो लोग बाद में इस लेक्चर को रिकॉर्डेड देखेंगे वो लोग कैसे हमें बताएंगे, तो वो लोग हमें बताएंगे हमारे नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके। अब कहेंगे सर आपने नंबर तो बताया ही नहीं, तो आपको मैं एक सूचना देना चाह रहा हूँ यहाँ पर। आप अगर हमारा ऑनलाइन क्लास डिटेल में करना चाह रहे हैं, जितना हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं इससे और ज़्यादा डिटेल में करना चाह रहे हैं, प्री और मेंस, बेसिक टू एडवांस, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिया गया रॉबिन एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और हमारी सारी क्लासेस आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर मिल जाएंगी। उस एप्लीकेशन पर जो क्लास आप करना चाहें उस कोर्स में आप जाकर क्लास कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ी हुई और कोई डिटेल में जानकारी यदि चाहिए तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे बात करेगी, आपके सारे जवाब देगी, और आप कैसे हमारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं सब कुछ जानकारी वो टीम आपको दे देगी। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में और आगे की बातें, ठीक है। तो ये तो हो गया संख्या संबंधी। हम लोग बात करेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति के पहले योग्यता देख लेते हैं एक बार, है ना, फिर हम लोग बढ़ते आगे, क्योंकि योग्यता क्वालिफिकेशन भी पूछी जाती है और बहुत बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, ठीक है, PYQ देखिए, तो उसमें आपको क्वेश्चन इसकी क्वालिफिकेशन से मिलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कौन बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए पहली जो क्वालिफिकेशन है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात है, ये तो हम सब जानते हैं, ये आपसे पूछेगा भी नहीं।
कि भारत का नागरिक हो। आगे जो मतलब यहाँ पर दो ही क्वालिफिकेशन है, एक तो ये है और एक यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि दूसरी, निम्न में से कोई एक। अब वो कौन सी, जैसे किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक लगातार जज रहा हो, किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक लगातार जज रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। ये अब यहां पर हम ये जो लगातार है, इस शब्द को हम बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यूपीएससी यहीं खेल जाएगा, लिख देगा, 2 ऑप्शन दे देगा, किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, दूसरा ऑप्शन दे देगा किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक लगातार न्यायाधीश रहा हो, यहीं पे फंसा देगा। तो लगातार शब्द को जरूर याद रखना है, ठीक है। अथवा बी, किसी हाई कोर्ट में मतलब एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 साल तक उसने एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस की हो, अधिवक्ता, यानी एक या अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता रहा। अथवा सी, राष्ट्रपति की नजरों में पारंगत विधिवेत्ता हो, पारंगत विधिवेत्ता। ये तो एक क्वालिफिकेशन, ये दूसरी में ये 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई भी एक हो, तीनों हो तो बहुत अच्छी बात है, बट कोई भी एक हो तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य होगा। क्लियर, गुड। चलो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये हम भूल जाते हैं एग्जाम में, तो इसको जरूर याद रखना है। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन। अब हम लोग बात करेंगे इनकी नियुक्तियों की, ठीक है, कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी, कौन करेगा नियुक्ति, है ना, उस पर आते हैं हम लोग। वन मिनट। तो नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसकी बात करते हैं। तो पहले हम अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की। ठीक, तो यहाँ पर नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पर एक मामला है, एक शर्त है, एक कंडीशन है। तो उस शर्त क्या है? शर्त ये है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से एडवाइस लेंगे, परामर्श लेकर करेंगे, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से
मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर ये तो एडवाइस लेंगे तब नियुक्त करेंगे। अब ये जो परामर्श शब्द है इस पर हुआ थोड़ा सा विवाद, और जब विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इस परामर्श शब्द की व्याख्या करना शुरू किया। ठीक है, तो परामर्श को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है, तो ये जो परामर्श यहाँ पर कहा गया है, तो परामर्श को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या क्या निर्णय हुए। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट कभी आप देखते हैं कि निर्णय देता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है किसी केस में, कोई केस वहाँ पर डिस्कस हो रहा होता है और उसी केस के डिस्कशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाते हैं। तो यहाँ पर जो परामर्श को लेकर निर्णय हुए हैं उसके लिए 3 केस यहाँ पर आपको जानने पड़ेंगे। तो इसको कहते हैं जैसे फर्स्ट जजेज केस, सेकंड जजेज केस, थर्ड जजेज केस, है ना, 3 केस। तो यहाँ पर फर्स्ट जजेज केस की बात करते हैं। फर्स्ट जजेज केस ये था 1982 में। तो 1982 में जो पहला जजेज केस आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श की जो व्याख्या की है उसका इन्होंने मतलब बताया कि परामर्श सिर्फ विचार विमर्श है या विचारों का आदान प्रदान है। ठीक है, तो परामर्श का अभिप्राय सिर्फ विचारों का आदान प्रदान, सिर्फ विचारों का आदान प्रदान, बाध्यता नहीं, बाध्यता नहीं। मतलब जब राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करने जाएंगे तो सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से विचार विमर्श करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे, और मुख्य न्यायाधीश ने जो दिया परामर्श उसे मानने के लिए वहाँ पर बाध्यता जैसी बात कोई नहीं। क्लियर ये बात। इसके बाद फिर एक और केस आया। ठीक है, तो उसको कहते हैं सेकेंड जज केस, सेकेंड जजेज केस, और ये है 1993 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय में थोड़ा सा बदलाव किया और ये कहा कि परामर्श का मतलब है दी गई सलाह की बाध्यता, यानी राष्ट्रपति को जो सलाह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देंगे जजों की नियुक्ति में, वो सलाह राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। ठीक है, तो परामर्श का अभिप्राय बाध्यता, ठीक है, ये कंपल्शन कर दिया कि नहीं माननी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति अब अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर ये जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सलाह लेनी पड़ेगी और जो वो सलाह देंगे वो उसे माननी भी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस सलाह देगा वहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है। ठीक है, अकेले सुप्रीम कोर्ट के जज इसमें नहीं होंगे। इसमें ये कहा गया यहाँ पर परामर्श केवल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से नहीं, इसका मतलब है कि इसमें चीफ जस्टिस भी होंगे, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये इसका मतलब एक पैनल होगा कि अकेले, मतलब जो परामर्श लेंगे राष्ट्रपति वो अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज भी उसमें होंगे। ठीक है, तो ये जो पैनल होगा ये एक कॉलेज है, एक कॉलेजियम है, तो इसको क्या बोलेंगे, यही तो है कॉलेजियम। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे भैया, कॉलेजियम, कॉलेजियम।
तो हम लोग सुनते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से होती है। तो कॉलेजियम प्रणाली यही है ना? क्या है कॉलेजियम प्रणाली? है ना, 3 लोगों का पैनल होगा, वो कॉलेजियम कहलाएगा, और उनकी एडवाइस से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। ये मामला हुआ। अब आगे देखो, फिर एक केस आता है थर्ड। तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग थर्ड जजेज केस। ये आया 1998 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम में संख्या बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या किया, कॉलेजियम यहाँ पर कर दिया गया 1+4 का, 1+4 कॉलेजियम कर दिया गया। कॉलेजियम 1 मतलब एक तो CJI हो गया, CJI, और 4 कौन हो गए, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से की जाती है। तो इसमें कॉलेजियम प्रणाली से की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अब इसमें कॉलेजियम में 5 मेंबर हैं। इन 5 मेंबर के बहुमत से जो सलाह दी जाएगी वही राष्ट्रपति मानेंगे, और उसी सलाह को मानकर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। क्लियर बात? इतनी समझ में आ गई बात? तो कॉलेजियम प्रणाली कब अस्तित्व में आई? तो यहाँ पर देखो कौन सा केस था, 1993 का। इसमें कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आती है। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? नो। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एक चीज अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आगे चलकर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आएगी? प्रॉब्लम यहाँ पर एक शुरू होगी कि इसमें एम.एन. वेंकट चेलैया की अध्यक्षता में एक संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया 2002 में। ध्यान से समझना, ठीक है। कौन? एम.एन. वेंकट चेलैया की अध्यक्षता में 2002 में एक संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया, और उस संविधान समीक्षा आयोग में एम.एन. वेंकट चेलैया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली को खत्म किया जाना चाहिए। ये यहाँ पर एक विवाद शुरू हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 2013 में कांग्रेस की सरकार ने कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने के लिए या यहाँ पर एक आयोग की स्थापना के लिए 120वां संविधान संशोधन विधेयक लाया संसद में, लेकिन लोकसभा के भंग होने से वो पास नहीं हो पाया। वो विधेयक 121वां विधेयक के नाम से 2014 में बीजेपी सरकार के द्वारा लाया गया, लेकिन वो विधेयक पास हो गया और एनजेक की स्थापना हुई। एनजेक, इसकी हम बात करेंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जजेज अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेक, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई। और इस न्यायिक नियुक्ति आयोग में कहा गया कि अब कॉलेजियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति नहीं होगी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों घोषित कर दिया, इसकी चर्चा हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज लेक्चर यहीं तक। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।